नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। मैं एक विशेष बुलेटिन के साथ यहां पर आपके साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है समाचार का सच, जिसमें हम लोग जो देश भर की जो बड़ी घटना होती है, देश भर की बड़ी जो न्यूज़ होती है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं और आपको दिखाते हैं समाचार का सच। तो सबसे पहले देश के बड़े अखबारों ने या देश के बड़े जो न्यूज़ पोर्टल ने जो न्यूज़ दिखाए हुए उसके ऊपर थोड़ा बहुत आकलन करें तो सबसे पहले बात करनी है आउटलुक न्यूज़ मैगजीन की। उन्होंने एक इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ के ऊपर बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया और डिटेल दी है, क्योंकि देश को वो भी जानना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल में हमारा स्थान क्या है, भारत को किस तरीके से देखा जा रहा है। तो आउटलुक मैगजीन ने जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि यूएन में के खिलाफ प्रस्ताव से भारत समेत 4 देशों में बनाई दूरी, इस तरीके का उन्होंने दिया हुआ है। क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ है तो मैं फिर से पढ़ूंगा कि यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव से भारत समेत 4 देशों ने बनाई दूरी। क्यों दूरी बनाई है इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत उन लोगों ने आकलन किया हुआ है आउटलुक न्यूज़ मैगजीन ने, वो मैं डिटेल यहाँ पर समझूंगा और आपको समझाना चाहूंगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिया वोटिंग में हिस्सा, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया द्वारा देश में और द्वारा पेश किए गए यूक्रेन के क्षेत्रों पर रूस के कब्जे की एक निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के मसौदा प्रस्ताव पर भारत मतदान करने से थोड़ा दूर रहा, ऐसे कुछ डिटेल सामने आई है। और भारत के अलावा दूसरे कई देश ये मतदान करने से थोड़े दूर रहे हैं, उसके बारे में जो डिटेल लिख रहे हैं आउटलुक न्यूज़ मैगजीन जो डिटेल लिख रही है वो यहाँ पर हम लोग पढ़े। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव के मसौदे पर परहेज किया हुआ है जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह, उन्होंने लिखा हुआ है जिसमें रूस में अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों का तत्काल वापस बुलाए, रूस अपने वहां पर यूक्रेन से अपने बलों को वहां पर तत्काल वापस बुलाए। और इसी के साथ बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से कब्जे 4 इलाकों को अपने देश में शामिल कर लिया है। और इसी बीच पुतिन ने यह कदम उठाकर सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार किया गया है। इस तरीके से शायद 4 देश ने इनके ऊपर थोड़ी बहुत पाबंदी लगाई है और वोटिंग नहीं करने का फैसला बना लिया है। दूसरी जो डिटेल यहाँ पर लिखी है वो ऐसा कुछ है कि रूस के इस कदम से अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देश अभी भड़क गए हैं और ये पुतिन के फैसले पर ऐतराज जताते हुए अमेरिका और अल्बानिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए और इस प्रस्ताव को 10 देश का समर्थन मिला। लेकिन भारत, चीन, ब्राजील और मेलबर्न, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ये 4 देश जिसमें भारत, चीन, ब्राजील और गैबोन इस प्रस्ताव से दूरी बनाए हुए और वोट नहीं किया हुआ है। हालांकि अंत में रूस के अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को खारिज कर दिया और दरअसल यूएन में 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और अल्बानिया द्वारा पेश किए गए मसौदे प्रस्ताव पर मतदान किया। और उसी के साथ जो रूस के यूक्रेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई थी मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर क्षेत्रों में अवैध तथाकथित जनमत संग्रह के संगठन की, वो कड़ी निंदा करता है। और साथ ही में यूएन में रूस के राजदूत जो है वसीली नेबेजिया ने सुरक्षा परिषद के 5 वीटो धारक स्थायी सदस्यों में एक ही निंदा का प्रस्ताव लाना अभूतपूर्व कदम बताया हुआ है। अब देखना यह रहेगा कि आगे रूस क्या कड़े कार्यवाही करती है और कड़े कदम उठाती है। लेकिन प्रस्ताव में घोषणा की गई है कि रूस ने यूक्रेन के अस्थायी नियंत्रणों वाले क्षेत्रों में लुहांस्क, डोनेका और उसके साथ कुछ 27 से लेके 23 हिस्सों में वहां पर एक जमींदारी की है। और इसी बीच सितंबर तक कराए गए अवैध तथाकथित जनमत संग्रह की कोई कानूनी वैधता नहीं है, ऐसी भी डिटेल सामने आई है। अब देखना यह रहेगा कि यूक्रेन और रूस जो है वो क्या कड़े कार्यवाही करती है।
अब आते हैं भारत की ओर, एक दूसरे सबसे बड़े न्यूज़ की ओर हम लोग देखें, और सबसे बड़े न्यूज़ जो है वो भारत के है, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ लिख रहे हैं कि 5G और 4G क्या है, ये 5G और 4G क्यों आज ये सबसे बड़ा आज के समाचार है, और क्यों ये 12 घंटे की वायरल न्यूज़ है, वो हम लोग पढ़े। तो टेक्नोलॉजी की बात करें और भारत की बात करें तो आज से 5G 4G से 100 गुना ज़्यादा स्पीड जो है वो आज भारत को मिलेगी, ऐसा एक न्यूज़ सामने आए हुए हैं, और सभी नेशनल न्यूज़ चैनल ने इसको प्राधान्य दिया हुआ है, इसको मान्यता दी है, और उसके सबसे बड़े न्यूज़ में लिया गया है। डिटेल कुछ ऐसी है कि पीएम मोदी के हाथ से आज लॉन्चिंग चल रही है, और वाराणसी और अहमदाबाद से होगी शुरुआत। डिटेल कुछ ऐसी है क्योंकि अब तक की ये 12 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो उसमें डिटेल कुछ ऐसी है जिसमें टाइम्स नाउ लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज यानी शनिवार को यानी 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च की इसकी शुरुआत हो रही है, और एयरटेल वाराणसी से और जियो अहमदाबाद से एक गांव से स्टार्टअप होगा, मीन्स स्टार्ट करेगी। डिटेल कुछ ऐसी है कि इसी दौरान दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे, और साथ ही में आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 का एक छठा एडिशन शुरू हो रहा है। इसी बीच डिटेल कुछ ऐसी है कि जो 4 दिन तक वहां पर दिल्ली में प्रगति मैदान में होगा, इसी इवेंट में पीएम 5G सर्विस की शुरुआत कर रहे हैं अभी। और डिटेल कुछ ऐसी है कि इस इवेंट में मुकेश अंबानी मीन्स के रिलायंस, सुनील मित्तल और कुमार मंगलम बिरला जैसे दिग्गज बिजनेसमैन भी उनके साथ है, पीएम के साथ है। इसी के साथ कई सारी बड़ी कंपनियां भी इससे जुड़ी हुई है, जैसे कि जियो, वोडाफोन और एयरटेल लाइव डेमो वहां पर देने वाले हैं। तो इसी बीच भारत में 5G टेक्नोलॉजी की क्षमता दिखाने के लिए देश के 3 प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर प्रधानमंत्री के सामने एक यूज का एक डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं, और अभी ये इवेंट चालू है। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित है। तो वहीं पर पीएम मोदी वीआर और ऑटोफिकेशन इंटेलिजेंस का एक उपयोग करके रियल टाइम में काम की निगरानी का एक जायजा लेने वाले हैं, और डायस से लाइव डेमो भी दिखने वाले हैं। इसी बीच प्रधान सेवक ने सामने ड्रोन आधारित खेती, ऑटोमेटेड गैजेट्स की व्हीकल की एक वहां पर स्टार्टअप, स्मार्ट एम्बुलेंस और स्मार्ट एग्री प्रोग्राम और हेल्थ डायग्नोस्टिक जैसी चीजों का भी डेमोस्ट्रेशन किया जाएगा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के सामने। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि इसी बीच रिलायंस जियो मुंबई के एक स्कूल के एक शिक्षक को महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में 3 अलग अलग स्थान के छात्रों से वहां पर जुड़ेंगे, और इसके साथ वर्चुअल बात भी करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी द्वारा किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, उसी बीच वार्तालाप भी होने वाले हैं। लेकिन डिटेल कुछ ऐसी दूसरी आई है कि इसके जरिए बताया जाएगा कि कैसे 5G शिक्षकों को छात्रों के करीब लाकर उनके बीच की फिजिकल डिस्टेंस को मिटाकर शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए, और अद्यतन टेक्नोलॉजी द्वारा कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। डिटेल कुछ ऐसी है कि इसी बीच एयरटेल की भी एक डिटेल सामने आई है। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो होलोग्राम के माध्यम से मंच पर उपस्थित होकर अपना लर्निंग एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं, और पीएम के साथ उसकी डिस्कशन भी होने वाली है। उसी के साथ वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन आइडिया दिल्ली में मेट्रो की एक निर्माणाधीन सुरंग में कारीगरों की सुरक्षा को डायस पर सुरंग के डिजिटल ट्विन का निर्माण के माध्यम से डेमोस्ट्रेशन भी करने वाला है। तो इसी तरीके से 360 डिग्री पे 5G का किस तरीके से डेमोस्ट्रेशन होगा, 5G का किस तरीके से यूटिलाइज होगा इंडिया में, वो पूरा का पूरा वहां पर प्रशिक्षण होगा, और उसके साथ नरेंद्र मोदी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के साथ ये दिग्गज जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे बड़े न्यूज की ओर। तीसरा न्यूज हम लोग देखें तो बात करनी है कांग्रेस की कचकच को लेके, क्योंकि 3 दिन से कांस्टेंट कांग्रेस जो है वो लगातार न्यूज बनाए रखे हुए हैं। राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस के कुछ न कुछ वहां पर किचकिच सामने आ रही है। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे। तो अब बात करते हैं राजस्थान की तीसरे न्यूज की तरफ। वहीं पर राजस्थान पत्रिका ने एक कांग्रेस को लेकर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़गे की एक दावेदारी कल फिर से शुरू हुई है। क्या फिर से खड़गे क्यों फिर से खड़े हुए हैं, इसके बारे में डिटेल करें
तो डिटेल कुछ ऐसी कांग्रेस लिख रहे हैं और इसी में राजस्थान पत्रिका न्यूज ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन लोगों ने ये फ्रंट पेज पे एक न्यूज दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर आकलन करूंगा और वो मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस आए दिन कुछ ना कुछ बवाल को लेकर सामने आती है। तो अभी यहाँ पर डिटेल कुछ ऐसी है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़गे की एक दावेदारी हुई है, गांधी परिवार का सपोर्ट नहीं मिला तो दिग्विजय ने नाम वापस ले लिया। डिटेल कुछ ऐसी है कि गांधी परिवार का सपोर्ट नहीं मिला तो दिग्विजय ने नाम वापस ले लिया, खड़गे मजबूरी वाली पसंद, ऐसी कुछ स्टेटमेंट सामने आई है। और ऐसा जो हेडिंग दिया हुआ है, विविध न्यूज पोर्टल ने दिया हुआ है कि खड़गे जो है वो मजबूरी वाली पसंद है, कांग्रेस की मजबूरी वाली पसंद है, ऐसा फ्रंट पेज पे उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है, न्यूज़पेपर वालों ने। क्यों ऐसा हेडिंग दिया हुआ है उसके बारे में डिटेल समझे तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला अब मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के एन त्रिपाठी के बीच सिमट गया है। डिटेल कुछ ऐसी आ रही है कि 3 को लेके ये बवाल चल रही थी, साथ में दिग्गज नेता के सामने जो डिटेल आ रही है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के एन त्रिपाठी के बीच सिमट गई है। अब नामांकन करने के लिए टाइम ले चुके दिग्विजय सिंह कुछ मिनटों से रेस से बाहर आ गए हैं। कल उन्होंने रेस से बाहर आ गया हूं ऐसा स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं कि उम्मीदवारों में नया नाम जुड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे का, और दिग्विजय के अलावा शुरुआत में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार माने जा रहे अशोक गहलोत उनके प्रस्ताविक बने रहे। और राजनीतिक विश्लेषण रईत किदवाई का मानना है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के शिकार हो गए हैं। और इसी बीच एक डिटेल ऐसी आई है कि सीएसडीएस में प्रोफेसर अभय दुबे ऐसा कुछ बोले कि खड़गे को अध्यक्ष बनाना मजबूरी का सौदा है, कांग्रेस के लिए खड़गे को अभी अध्यक्ष बने तो वो मजबूरी का सौदा होगा। इसमें कुछ डिटेल ऐसी है कि मजबूरी का सौदा क्यों है, क्योंकि सोनिया गांधी शशि थरूर को अध्यक्ष नहीं बना सकती। डिटेल कुछ ऐसी वो बोले कि सोनिया गांधी शशि थरूर को अध्यक्ष नहीं बना सकती। दिग्विजय को लग गया था कि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अब 2 दिन में तेजी से बदले सिनेरियो को समझे हम लोग, तो इस बीच डिटेल कुछ ऐसी है कि क्यों 2 दिन में ये सब लोग वापस आ गए, उन्होंने दावेदारी वापस ले ली और क्यों नया नाम आया। नामांकन से ठीक 1 दिन पहले दिग्विजय सिंह को पूछा गया कि आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन किया गया। तो ये माना जाए कि आपको गांधी परिवार का समर्थन हासिल है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन किया गया दिग्विजय सिंह के ऊपर। तो दिग्विजय सिंह का जवाब कुछ ड्यू रिस्पेक्ट था कि गांधी परिवार की कृपा हमेशा मुझ पर रही है, पर हर पल हर पद हर समय उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था। इसी बीच एक अगला सवाल हुआ उनके ऊपर कि अगला पद भी गांधी परिवार की बदौलत मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन किया वहां पर के पत्रकारों ने। तो दिग्विजय का जवाब कुछ ऐसा था कि गांधी परिवार ने चुनाव को खुला छोड़ रखा है, मैं तो यही मानता हूं कि कोई भी चुनाव यहां पर कांग्रेस में आके लड़ सकता है, ऐसा दिग्विजय सिंह ने वहां पर स्टेटमेंट दिया, जवाब दिया। इसी बीच शुक्रवार को आया या नामांकन का आखिरी दिन, मीन्स कल नामांकन का आखिरी दिन था। सुबह 10:35 को कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और शायद मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन दाखिल करेंगे, और इसी बार ज्यादा लोगों नामांकन करना चाहते हैं, इसलिए हम चुनाव के लिए तैयार हैं, ऐसा वहां पर दिया स्टेटमेंट आया। और शशि थरूर ने 11:25 को वहां पर दिग्विजय सिंह जी ने वहां पर 11 बजे और इस बीच नामांकन दाखिल करने के लिए कहा था। लेकिन सुबह 11:30 को क्या हुआ कि अचानक पूरा सीन बदल गया। कांग्रेस के आला कमान से कुछ स्टेटमेंट ऐसा आया कि पूरा शुक्रवार को 11:30 बजे पूरा सीन चेंज हो गया, और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे चलने लग गया। दिग्विजय सिंह के सामने आए और कहा कि मैं उनका काफी आदर करता हूं, दिग्विजय सिंह ऐसा बोले कि मैं उनका काफी आदर करता हूं, अब जो फैसला होगा वो आला कमान करेगी और देखना यह होगा कि कांग्रेस के प्रमुख कौन बनते हैं और राजस्थान के सीएम चेंज होते हैं या नहीं। इसी बीच लगातार हम लोग ये भी नजर रखेंगे कि कांग्रेस के दिग्गज सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं।
तो अब बात करते हैं एक चौथे न्यूज़ की तरफ। चौथे न्यूज़ की तरफ देखें तो एक मार्केट में जो हलचल हो रही है और मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है, उसके बीच एक सबसे बड़ा न्यूज़ वायरल हुआ है। वहाँ पर नेशनल न्यूज़ ने ये न्यूज़ को प्राधान्य देकर वहाँ पर सबसे बड़ा न्यूज़ माना है। तो क्या है ये मार्केट के न्यूज़, उसमें दैनिक भास्कर ने जो डिटेल पोर्टल में लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो आज से 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहली तारीख से 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं और वो भी मार्केट को लेकर, और उसमें आम आदमी जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उसको असर हो सकती है ये 6 बड़े बदलाव को लेके। तो उसमें क्या डिटेल है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो दैनिक भास्कर कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि आज से हुए 6 बड़े बदलाव, उसमें स्मॉल सेविंग स्कीम पर ज़्यादा ब्याज, कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होगा और टोकनाइजेशन सिस्टम के साथ सिलेंडर सस्ता होगा, और 1 अक्टूबर से 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं, 6 बड़े नए चेंजेस हो रहे हैं। क्या है वो डिटेल वो हम लोग फटाफट पढ़े। तो इसी बीच 1 अक्टूबर को अपने साथ कई बदलाव लेकर आया हुआ है। आज 1 अक्टूबर है तो वो कई सारे बदलाव लेकर आया हुआ है, जिसमें जो दैनिक भास्कर जो है वो डिटेल ऐसे लिख रहे हैं कि आज से इनकम टैक्स देने वाला अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा चेंजेस है। इसके अलावा कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होगा और कमर्शियल गैस की सिलेंडर भी सस्ती हो गई। 3 बड़ी डिटेल जो है वो मैंने यहाँ पर पढ़ी। इसी बीच यहाँ पर हम आपको 6 बदलाव जो कर रहे हैं वो उसकी डिटेल पढ़े तो सबसे पहला जो बदलाव होगा वो स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलेंगे ज़्यादा ब्याज। इस तरीके की एक डिटेल आई है। क्यों ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इसकी डिटेल ऐसी है कि सरकार ने पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है और 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज का दर जो है वो 5.5% से बढ़कर 5.7% तक कर दिया गया है, जिसमें पोस्ट ऑफिस की स्कीम में थोड़ी बहुत बदलाव कर दिया है। इस बीच 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर जो है वो 5.5 से बढ़कर 5.8% कर दिया गया है। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा थोड़ी बहुत जहाँ पर राहत मिलने वाली है वो राहत ये है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर अब 7.4% से बढ़कर 7.6% हो गई है। तो ये कुछ राहत के समाचार सबसे पहले आए हैं। वहीं मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर अब 6.6% की बजाय वहाँ पर 6.7% सालाना ब्याज मिलेगा। इसके अलावा किसान विकास पत्र पर ब्याज 6.9% से बढ़कर 7.0% जो है वो हो गई है। ये सबसे बड़ा बदलाव होगा 1 अक्टूबर से। इसी बीच दूसरी बात पढ़े, दूसरा जो डिटेल जो बदलाव होने वाला है वो पढ़े तो इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकेंगे। ये सबसे बड़ा दूसरा न्यूज़ होगा और इसमें अब तक की इनकम टैक्स का भुगतान करने वाला अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे बाकी के लोग, और मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक इसकी उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है। ये सबसे बड़ा दूसरा आज का बदलाव होगा। तीसरा जो बदलाव जो है वो टोकनाइजेशन सिस्टम आज से लागू होने वाला है, वो मैं यहाँ पर डिटेल पढ़ूं क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो कार्ड पेमेंट के लिए टेक्नोलाइजेशन और टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो पाएगा। और वो क्या है टोकनाइजेशन सिस्टम, ये समझे तो इनके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहक की कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी डिटेल है। और इसी बीच क्या है ये टोकनाइजेशन सिस्टम वो समझे तो उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग का फ्रॉड रोकना होगा। इससे ऑनलाइन बैंकिंग का जो फ्रॉड हो रहा है वो देश में कम होगा, ये माना जाता है। तो टोकनाइजेशन सिस्टम अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह एक वेबसाइट या ऐप के बारे में खरीदारी में आसान बनती है, तो इसमें भी एक बदलाव माना जाता है। अब चौथा एक म्यूचुअल फंड को रिलेटेड आज जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर बोलूँ तो चौथा न्यूज़ वो है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग जो है वो नॉमिनेशन डिटेल को देना ज़रूरी होगा। अब ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनाइजेशन डिटेल जो है वो देना ज़रूरी होगा। ये सबसे बड़ा चौथा है। और पांचवा जो आज से चेंज हो रहा है वो जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसमें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो रहा है थोड़ा बहुत, तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है। ये पांचवा चेंजेस है आज से 1 अक्टूबर से। तो वहाँ पर इंडियन ऑयल की ओर से 1 अक्टूबर को जारी कीमत के मुताबिक 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है, जिसमें राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1885 रुपीज़ से 25 रुपीज़ घट गई है।
यानी अब ये जो रेट हुआ है वो 1859 हो गई है। कोलकाता में ये कीमत जो है वो 36 रुपीज़ थोड़ी बहुत घटकर वहाँ पर जो है वो उसमें भी कम हो गया है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। और लास्ट जो छठा जो आज से चेंज होने वाला है उसमें डीमेट अकाउंट को लेकर नियम थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, वो आज का छठा सबसे बड़ा बदलाव है। डिटेल कुछ ऐसी है कि आज से डीमेट अकाउंट होल्डर के लिए 2 फैक्टर ऑथराइजेशन और ऑथराइजेशन डिटेल जरूरी हो गया है। उसमें एनएससी के अनुसार मेंबर्स को अपनी डीमेट अकाउंट में लोन इन करके वहां पर ऑथेंटिफिकेशन वहां पर फैक्टर जो है वो देना पड़ेगा और इस रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर भी फ्रॉड ना हो, उसके तहत यह डिटेल ली गई है। और ये सब सारे जो चेंजेस है वो आज से लागू होगा। अब देखना ये होगा कि आम लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं उसमें इन लोगों को कितना फायदा होता है, क्योंकि ये देश में 2 साल से कोरोना का महाकाल चल रहा है जिसमें कई सारे लोगों की नौकरी गई है, कई घर के दिग्गज एक्सपायर हुए हैं, देश अभी मंदी का माहौल सहन कर रहा है। तो देखना यह होगा कि लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं। अब एक बात करते हैं दूसरे न्यूज की तरफ, बात करनी है नागालैंड के बारे में, बात करनी है दूसरे न्यूज की तरफ। तो एक नागालैंड से एक न्यूज आया हुआ है, वहां पर टीवी9 भारतवर्ष ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, न्यूज दिया हुआ है। तो क्या है ये न्यूज नागालैंड की, वो हम लोग पढ़े। तो पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों के 12 जिले अशांत घोषित किए गए हैं। वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होती रहती है, घमासान होता रहता है। तो इसके लिए जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो मैं यहाँ पर डिटेल्स पढ़ूं तो टीवी9 भारतवर्ष ने कुछ ऐसी डिटेल दी है कि पूर्वोत्तर 2 राज्यों के 12 जिले अशांत घोषित किए गए हैं और केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाई है, AFASI ने डिटेल दी है। डिटेल कुछ ऐसी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आर्म्स एंड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत 1958 को 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि यह फैसला अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि अभी थोड़े दिन पहले ही अमित शाह वहां पर दौरे पर थे और इसी के साथ चलते हुए समीक्षा के बाद ये लिया गया है फैसला। तो केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों को फिर से समीक्षा की थी और इसी बीच जिसके बाद यहाँ पर प्रदेश के कुछ जगहों पर अशांत क्षेत्र वहां पर घोषित किया गया है। और इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत वहां पर 6 महीने के लिए और वहां पर बढ़ा दिया है। यह फैसला अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सुरक्षा समीक्षा के बाद लिया गया है और गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलेका और लोंगडिंग जिले के वहां पर जो है वो घनिष्ठ सतर्कता बताई है और वहां पर बढ़ा दी गई है सतर्कता। डिटेल कुछ ऐसी है कि इसके साथ ही जिले के नामसाई और महादेवपुर में अस्फा को वहां पर बढ़ा दी गया है 6 महीने के लिए। डिटेल कुछ ऐसी है कि गृह मंत्रालय ने जारी अधिसूचन में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगल और लोडिंग जिले के साथ नामसाई और महादेवपुर के क्षेत्रों में आने वाली जगहों पे अशांत क्षेत्र वहां पर घोषित कर दिया गया है। वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होती रहती है, तो इसीलिए वहां पर अशांत क्षेत्र को घोषित किया गया है। यहाँ पर आर्म्स फोर्स के तहत वहां पर यह नियम लागू होगा। इसकी वजह से यहाँ पर अस्पा को अगले 6 महीने तक वहां पर बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा नागालैंड के 9 जिलों और 4 जिले के 16 पुलिस स्टेशन को भी वहां पर इस दौरान अशांत क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। तो इन दिनों वहां पर इस जगहों पे अगले 6 महीने के लिए आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत 1958 को वहां पर बढ़ा दिया गया है। बिना वारंट वहां पर किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वहां पर केंद्र ने शुक्रवार को यह कहा कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 12 जिलों के और दोनों राज्यों के 5 अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल वहां पर विशेषाधिकार कानून लागू कर दिया गया है। इसके तहत अशांत क्षेत्र की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है और वहां पर सशस्त्र बल जो है वो अधिनियम 1958 के सुरक्षा बलों के बिना किसी को पूर्व वारंट दिए किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब एक सबसे बड़े स्टेट की बात करें, गुजरात की बात करें,
जो गुजरात में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आए दिन कोई न कोई नेता या पार्टी के आला कमान गुजरात के दौरे पर है, गुजरात की कमान संभाले हुए हैं। अभी कल ही राज्य के और देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी 2 दिन यहाँ पर गुजरात में अलग अलग जगह पे दौरा करके गए हुए। इसी बीच आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल गुजरात में आ गए हैं। अभी आपको बता दें कि गृह प्रधान अमित शाह भी गुजरात में है। अभी नरेंद्र मोदी कल रात को ही वहां पर गुजरात से बाहर गए हुए हैं और आज अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर आ गए, क्योंकि गुजरात में अभी इलेक्शन होने वाला है, चुनावी ब्यूगल ऑलरेडी फूंक चुके हैं। तब डिटेल कुछ ऐसी आई है कि आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल वो जाने वाले हैं गांधीधाम, जूनागढ़ में वो करने वाले हैं जनसभा और वहां के प्रश्नों को लोगों के पास से सुनने वाले हैं। क्या है ये डिटेल, क्यों आए दिन आला कमान कोई भी पार्टी का गुजरात का दौरा कर रही है, इसके बारे में डिटेल पढ़े तो आज 2 दिन के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आए हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा के सदस्य और पार्टी के गुजरात मामलों के यह सहप्रभारी राघव चड्ढा भी इन दिनों 2 दिन के दौरान यहाँ पर गुजरात में रहेंगे और अरविंद केजरीवाल आज यहाँ पर आ रहे हैं। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहाँ पर गुजरात आने वाले हैं और आए हुए हैं। तो जहां वो संयुक्त रूप से 4 जनसभा को संबोधन करने वाले हैं, वहां पर लोगों को मिलने वाले हैं। लोगों की जो परेशानी है, गुजरात में रहने वाले लोगों की जो अलग अलग परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो आम आदमी के पार्टी जो है वो आला कमान सुनने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, वो लोगों से मिलकर उनकी परेशानी को सुनने वाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के साथ गुजरात के सह प्रभारी और राज्यसभा के सांसद जो है वो राघव चड्ढा भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने वाले हैं। तो गुजरात में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। कांग्रेस का तो अभी नामो निशान शायद गुजरात से मिट चुका है, ऐसा बोले। तो इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर आए दिन यहाँ पर आते रहते हैं। ताजा खबर यह है कि आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो है वो कच्छ जिले के गांधीधाम और जूनागढ़ में जाने वाले हैं और वहीं पर लोगों से मिलके वहां पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं। तो जोशीपुरा में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और गुजरात के महासचिव मनीष सोरठिया ने यह बताया कि दौरे के दूसरे दिन को 2 अक्टूबर को दोनों नेता सुरेंद्रनगर शहर में भी जाने वाले हैं और खेड़ ब्रह्मा भी मुलाकात करने वाले हैं। वहां पर वो शहर में जनसभा करने वाले हैं और जनसभा में काफी लोगों को वो आने वाले हैं। अब देखना यह रहेगा कि गुजरात में इलेक्शन का माहौल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। डिटेल कुछ हम लोग साथ में पढ़ते रहेंगे और आपको चप्पे चप्पे की खबर देते रहेंगे। आज मुझे दीजिए रजा, नमस्कार। मस्त मास्क पहने